गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर की आज हम क्लास में बात करेंगे एलएलपी यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो आपको इसके थोड़े से परिचय के बारे में बता दूं। यह अधिनियम कब बना, कब लागू हुआ और इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और इस अधिनियम को बनाने का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आपको बता दूं कि यह अधिनियम सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम है। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008, ठीक है। यह अधिनियम 13 दिसंबर 2008 को मैन्युफैक्चरिंग हुआ, बना, ठीक है। और 1 अप्रैल 2009 से इसे लागू कर दिया गया, ठीक है। यह अधिनियम क्यों बना उसके बारे में बता दूं। आर्थिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए इसे बनाया गया, ठीक है। यह अधिनियम किस लिए बना, जैसे आपने पहले पढ़ा है पार्टनरशिप एक्ट, साझेदारी अधिनियम 1932, एलएलपी एक्ट 2008 और कंपनी एक्ट जो पहले 1956 था, जो अब 2013 हो गया है। ये तीनों एक्ट लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। और इस अधिनियम को जो बनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि कंपनी, इसका जो मेन बनाने का उद्देश्य है कंपनी एवं साझेदारी प्रारूप का लाभ प्राप्त करना। जो इसका उद्देश्य है कंपनी एवं साझेदारी का लाभ प्राप्त करना, इसका मेन उद्देश्य रहा है, ठीक है। अब यह अधिनियम का जो एक अर्थ है या परिभाषा के बारे में हम बात करें कि यह एक निगमित निकाय है। इसका वैधानिक अस्तित्व है, ठीक है। इसका एक अलग से वैधानिक अस्तित्व है, वैधानिक संगठन है। और एलएलपी, साथ में एलएलपी एक निरंतर उत्तराधिकार रखती है। किस पर? उस फर्म पर। मतलब सीधी सी बात है, आज आप कोई फर्म खोल रहे हैं, ठीक है। अगर उसमें 2 व्यक्ति हैं तो वह पार्टनरशिप एक्ट से संबंधित है। अब एलएलपी में भी कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, एक कंपनी में भी 2 व्यक्ति चाहिए। बात यहां पर नहीं आती, बात आती है आपकी टर्नओवर क्या है। जैसे एक निजी कंपनी में आपकी जो टर्नओवर है, न्यूनतम पूंजी है 1 रुपए से लेकर 4,99,999 रुपए 99 पैसे है। अगर आपकी पूंजी इतनी है तो आप निजी कंपनी में आते हैं। अगर आपकी पूंजी 5 लाख से अबव चली जाती है तो आप सार्वजनिक कंपनी की श्रेणी में आते हैं। और सार्वजनिक कंपनी की श्रेणी में आने से आपको उसके नियम फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर आपकी पूंजी कम है और मेंबर भी कम है तो आपको निजी कंपनी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसी तरीके से ये एलएलपी बनाई गई है। जैसे पहले का पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हर कोई काम करता था, उसमें 2, 20, 15, 40 जितने साझेदार मिल जाते थे। लेकिन अब रूल कर दिया कि एक पार्टनरशिप एक्ट में अधिकतम 20 व्यक्ति होने अति आवश्यक है, इससे अधिक नहीं। अधिकतम इतने हो सकते हैं और कम 2, 3, 4, 5 जितने भी हो सकते हैं। पहले क्या था, 25 भी हो गए, 30 भी हो गए, तो भी आप अपनी फर्म को साझेदारी अधिनियम के अकॉर्डिंग चलाते रहते थे, ठीक है ना। और ये सब किया क्यों जाता था? किसकी सेविंग के लिए? टैक्स की सेविंग के लिए।
बचत के लिए, ताकि सरकार को बेनिफिट ना हो। लेकिन यह जो अधिनियम बनाया गया इसलिए बनाया गया, इससे सरकार को भी बेनिफिट होगा और प्लस आपके भी आर्थिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा, आपका भी स्टैंडर्ड डेवलप होगा और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ साथ साझेदारी फर्मों की विद्यमान चुनौतियों को हल किया जा सकता है, अतिरिक्त पूंजी या प्रबंधन की व्यवस्था की जा सकती है। इसके साथ साथ जैसे आप अपनी एलएलपी फर्म के नाम से शेयर्स बनाकर बेच दें और जिससे आप जनता आपके शेयर्स का आवेदन स्वीकार करेगी तो आपको वो पेमेंट भी देगी, आपके पास पूंजी की व्यवस्था भी होगी, ठीक है। उसके बाद विदेशी विनियोग भी आप ले सकते हैं, प्राप्त करने का उद्देश्य है, ये बनाने का जो उद्देश्य है, ये एलएलपी बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है विदेशी विनियोग भी प्राप्त करना। उसके बाद साझेदारों का दायित्व असीमित होना, पहले था एक लिमिटेड, एलएलपी में लिमिट है, पार्टनरशिप में भी लिमिट है, लेकिन इसका जो बनाने का मेन उद्देश्य कि सभी साझेदारों का एक अधिकतम असीमित दायित्व हो सके, उनके पास अच्छी खासा पैसा हो सके, पूंजी हो सके, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाओं की प्राप्ति मिल सके, आपको अधिवक्ताओं की सेवाओं की प्राप्ति मिल सके, विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा की में वृद्धि हो और साथ साथ कुशलता पूर्वक व्यापार का संचालन किया जा सके। यह अधिनियम इस तरीके से बनाने के लिए जो इसका जो मेन उद्देश्य है इस अधिनियम के बनाने का कि इस तरीके से हर व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, यह अधिनियम इसलिए बनाया गया। अब इसकी जो एक मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि एलएलपी साझेदारी अधिनियम जो सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 एक निगमित निकाय है, इसका साझेदारों से पृथक वैधानिक अस्तित्व है एवं समझौते द्वारा इसमें अधिकारों एवं दायित्वों को परिभाषित किया गया है और इसका निर्माण कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा एक वैध कारोबार के लिए और निगमन करने के पास या निगमन करके रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करवाया जाता है। देखिए पार्टनरशिप एक्ट को हम पंजीकृत नहीं करवाते थे, लेकिन अगर हम कंपनी खोल रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता था और एलएलपी इसलिए बनाई गई है कि इसका पंजीकरण आप रजिस्ट्रार से आपको करवाना ही होगा और तभी यह बात कही है कि एलएलपी एक निरंतर उत्तराधिकार रखती है और उत्तराधिकार किसके पास होगा? रजिस्ट्रार के पास आपकी कंपनी का उत्तराधिकार होगा। आपको उस रजिस्ट्रार से अंदर से अपनी फर्म को पंजीकृत करवा के उसके रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग फॉलो करना होगा। आपको कुछ नियम दिए जाएंगे जैसे एक तो होते पार्षद सीमा नियम और एक होते पार्षद अंतर नियम। सीमा नियम सभी एलएलपी जितनी भी एलएलपी यानी कि साझेदारी फर्म एक्ट के अकॉर्डिंग, ये सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम के अकॉर्डिंग जितनी भी फर्म्स आती है उनके जो सीमा नियम बनेंगे वो तो सभी के लगभग सेम होंगे और जो अंतर नियम होंगे वो क्या होंगे? वो सभी फैक्ट्रीज के, सभी कंपनीज के, सभी साझेदारों के साझेदारी अधिनियम के अकॉर्डिंग सभी फर्मों के क्या होंगे? अपने अलग अलग होंगे। और अगर वो फिर भी अंतर नियम नहीं बनाते तो उन पर सारणी एफ लागू हो जाती है, उसके अंतर्गत जो भी नियम है वो लागू कर दिए जाएंगे। एफ के अंदर भी कुछ अनुसूचियां हैं उनके अंतर्गत उन्हें लागू करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यह अधिनियम बनाया गया है। इसकी कल हम विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इसके बारे में इतना ही। थैंक यू।